साथियों, मैं रामजी गुप्ता एडवोकेट आज आपके समक्ष एफआईआर क्या है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत पुलिस को मजबूर होना पड़े कि वो एफआईआर पंजीकृत करने के लिए बाध्य हो जाए। साथियों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई क्राइम होता है और पीड़ित पक्षकार थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए जाता है तो जो प्रभावशाली राजनीतिक किस्म के व्यक्ति होते हैं या जो धनवान और पैसे वाले व्यक्ति होते हैं उनके विरुद्ध पुलिस मुकदमा पंजीकृत करने से कतराती है और कुछ भी संभावनाएं हो सकती है जिसके लिए पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए दूर भागती है। इसलिए आज हम एफआईआर क्या है और एफआईआर पुलिस को से कैसे दर्ज करवाएं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने आए हैं। साथियों, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि एफआईआर क्या है। तो साथियों, एफआईआर के बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 154 में प्रावधानित है। सेक्शन 154 यह बताती है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध के संबंध में थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी जाती है तो ऐसा सूचना देना एफआईआर कहलाती है। एफआईआर के बाद ही विवेचना में गति आती है। लिहाजा संज्ञेय अपराध के बारे में जो पीड़ित पक्षकार थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना देता है ऐसा सूचना देना ही एफआईआर कहलाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एफआईआर मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से हो सकती है। आप दोनों माध्यम से भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके द्वारा एफआईआर मौखिक दी जाती है, थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो उसके सार को जीडी में दर्ज किया जाएगा। सब्सटेंस ऑफ द एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड इन अ जीडी टू बी केप्ट बाय द इन दिस बिहाफ। और उसके सार को, सब्सटेंस को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। एफआईआर की कॉपी अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। एफआईआर यदि विलम्ब से लिखाई गई है तो विलम्ब का कारण भी एफआईआर में मेंशन करना होता है। किंतु यदि बलात्कार से संबंधित कोई मामला है तो उसमें विलम्ब का कारण लिखना आवश्यक नहीं है। यह बात मनोज कुमार वर्सेस स्टेट के मामले सन 2009 के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। एफआईआर यदि विलम्ब से लिखाई जाती है तो मामला संदिग्ध भी हो सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि घटना के तुरंत बाद हम एफआईआर थाने में पंजीकृत कराएं जिससे हमारा मामला संदिग्ध न हो। एफआईआर में घटना का पूर्ण विवरण देना आवश्यक नहीं होता है। आप उसमें एब्सोल्यूट घटना की जो डिटेल है बहुत ज़्यादा आप डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी घटना आपको याद है आपके साथ हुआ है उतना ही घटना आपको थाने में लिखाना चाहिए, एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि एफआईआर न सिर्फ पर्सनली थाने में जाकर के कराई जा सकती है बल्कि आप एफआईआर को टेलीफोन या टेलेक्स इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा भी दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको थाने में उपस्थित ही होना पड़े। अगर जो प्रकरण गंभीर है और वास्तविक है तो आप उसको टेलीफोन के माध्यम से भी थाने के भारसाधक अधिकारी को आप सूचित कर सकते हैं और आप एफआईआर लिखना थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए मैंडेटरी होगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हाल ही में एक मामला
लेटेस्ट मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर्ड किया गया है। उस केस का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस it was held by the Honorable Supreme Court that if the matter is relating to cognizable offence or if the matter discloses the commission of a cognizable offence, the registration of FIR is mandatory for the police. It means the police has to register the FIR if the matter is cognizable offence and matter discloses the commission of a cognizable offence, police has to register the FIR। इसलिए यदि आपका मामला संज्ञेय है तो पुलिस को एक डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में दिया गया है। और इस मामले में यह भी कहा गया है कि यदि पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करती है या कतराती है तो पुलिस के विरुद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को भी इनिशिएट किया जा सकता है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि FIR कोई सारवान साक्ष्य नहीं है, बल्कि इसका उपयोग एविडेंस की धारा 157 के अधीन कॉर्पोरेट करने और धारा 145 के अधीन खंडन करने के काम आता है। FIR कोई साक्षिक महत्व नहीं है, FIR कोई साक्ष्य नहीं है और न ही इसको साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसका उपयोग एविडेंस की धारा 157 और 145 के अंतर्गत कॉर्पोरेट और कंट्राडिक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अब साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस के द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस को क्या अधिकार है। तो पुलिस को यह निम्न अधिकार है कि नंबर 1, साक्ष्यों की मौखिक बयान लेने का अधिकार, अर्थात पुलिस घटना से संबंधित साक्ष्यों की बयान लेने का उसे अधिकार है। यदि पुलिस साक्ष्यों का मौखिक बयान दर्ज करता है तो उस बयान पर गवाह के सिग्नेचर नहीं लिए जाएंगे एज पर सेक्शन 162 of the CRPC and as per article 20 class 3 of the Constitution of India, if the police takes the signature on the statement given by the witnesses, it shall be void or it shall be contrary to law। इसलिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह नियम CRPC की धारा 27 और धारा 32 पर लागू नहीं होता है। धारा 27 में यह प्रावधान है कि अभियुक्त की जानकारी में से कितनी उसे साबित की जा सकेगी, अर्थात यह एक लंबा विषय हो जाएगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब कुल मिलाकर के 27 और 32, धारा 27 और धारा 32 एविडेंस एक्ट पर यह नियम लागू नहीं होता है कि बयान अभियुक्त के अर्थात गवाहों के सिग्नेचर स्टेटमेंट पे नहीं लिया जा सकते हैं। इसके साथ ही इसी के साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को होता है। अभियुक्त या साक्षियों को थाने में गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, थाने में बुलाने का अधिकार होता है। पुलिस जब भी चाहे धारा 41A की नोटिस दे करके और धारा 160 की नोटिस दे करके अभियुक्त या गवाह को थाने के अंतर्गत बुला सकता है, किंतु किसी नाबालिग एवं महिला को थाने में बुलाने का अधिकार उसे नहीं है। पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज होने के बाद घटना का साइट प्लान भी बनाना होता है, घटना स्थल निरीक्षण भी करना होता है। यह सब बिंदु जो FIR के बाद किए जाते हैं, FIR के बाद ये सब स्टेप लिए जाते हैं। साथियों, हमने आज आपके समक्ष FIR किया है। FIR कैसे पुलिस दर्ज करने के लिए बात होती है,
इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। बस इतना ही बताना था साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय सिया राम।